हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सानी बियॉन्ड स्टडी पे। बात कर रहे होंगे यूनिट 5.4 पे। टॉपिक वाइज आपको इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो जो हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट AYJNISSD, ISLRTC, NIEPID, NIEPMD, NIEPBD, NILD, NIMHR, PDU, NIPPD, SV, NIR, TAR। तो ये जो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रदान करते हैं और दिव्यांगता के लिए जो भी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, तो ये 9 इंस्टीट्यूट जो हैं, इस 9 इंस्टीट्यूट पे हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे, जिसमें हमें दिव्यांगता के क्षेत्र में, दिव्यांगता के पुनर्वास में जो ये 9 राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं, तो इन 9 राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानना है कि इनकी क्या भूमिका है, किस उद्देश्य को लेकर के ये काम करती हैं। सबसे पहले जानेंगे AYJNISSD के बारे में। इसी के बारे में सबसे पहले समझेंगे क्या होता है आपका ये और किस क्षेत्र में ये काम कर रहा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये AYJNISSD, तो इसको हम समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेंगे। फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो कि है अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण विकलांग संस्थान। नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो संस्थान है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए काम करती है। श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए ये संस्थान काम करती है। इंग्लिश में भी देख लेंगे AYJ अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। तो जो बच्चे हियरिंग की कैटेगरी में आते हैं, श्रवण बाधित जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराना या ऐसे ही व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, वो सारे काम ये करती है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1983 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। उद्देश्य देख लेते हैं, क्या उद्देश्य है इसका। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हियरिंग आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए काम करती है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जो श्रवण बाधित व्यक्ति हैं, जो श्रवण विकलांग व्यक्तियों को व्यापक स्तर पर नैदानिक चिकित्सीय, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना। मतलब जो भी बच्चे, जो भी व्यक्ति जो है वो श्रवण बाधित हैं, ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में ये काम करती है। कार्य देखेंगे। इसका कार्य है श्रवणवाणी और भाषा विकार का मूल्यांकन करना। मतलब श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए जो जिस भी प्रकार का असेसमेंट श्रवण बाधित व्यक्तियों का हो सकता है, वो सारे असेसमेंट उपलब्ध कराना इसका काम होता है। और जो भी सहायक उपकरण है, जैसे आप हियरिंग एड देखते हैं, ठीक है, या फिर कोकलिया इम्प्लांट हो गया, इस तरह के जो भी हियरिंग एड जो कि बच्चों के लिए उपयोगी हैं, तो वो सारे श्रवण यंत्र जो हैं वो उपलब्ध कराने का काम भी ये करती है। वो सारे उपकरण जो कि श्रवण बाधित बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का काम ये AYJNISSD करता है। दूसरा है अभिभावक को परामर्श मार्गदर्शन तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना। ये इसका मेन फोकस होता है कि जो भी बच्चे श्रवण बाधित हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावकों को परामर्श देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, ऐसे बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ऐसे बच्चों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, तो ये सारे काम ये करती है। उसके बाद श्रवण यंत्र की जांच और वितरण की सुविधा। जो भी श्रवण बाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो भी उपकरण हैं जो कि उनके लिए सहायक हैं, तो वो सारे उपकरणों को उपलब्ध कराती है तथा फ्री में जो है बच्चों तक, व्यक्तियों तक वो सारे उपकरण को प्रदान करने का काम भी AYJNISSD करता है।
मेन बात ये है कि जो आपका AYJ-NISSD है ये पूरी तरह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के ऊपर फोकस है। उन्हीं के लिए वो सारी सुविधाएं जो भी बच्चे के पुनर्वास के लिए आवश्यक हैं ये संस्थान उपलब्ध कराती है। फुल फॉर्म, मुख्यालय और स्थापना आप याद रख लीजिएगा, बाकी आप स्वयं से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ISLRTC के बारे में हमें पढ़ना है। क्या है ISLRTC? तो ISLRTC का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे तो ISLRTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसका फुल फॉर्म होता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ISLRTC जो कि ISL आप यहाँ पे शुरुआत में है ISL जिसको हम कहते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज। तो ISL जो RTC जो है वो इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन साइन लैंग्वेज की पुस्तकों को बनाने के लिए ये संस्थान की स्थापना की गई थी। मतलब ISL जो भारतीय सांकेतिक भाषा थी उसी के लिए, उसी के विकास के लिए इस संस्थान की स्थापना किया गया था। स्थापना इसकी हुई थी 4 अक्टूबर 2011 को और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्टेबल्ड है। बात कर रहे होंगे इसके उद्देश्यों पर, बात कर रहे होंगे इसके उद्देश्य पे, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था भारतीय सांकेतिक भाषा जिसे आप ISL कहते हैं, इसका उपयोग करना, लोगों को इसके उपयोगिता के बारे में बताना, द्विभाषा सहित ISL में शिक्षण और अनुसंधान के लिए जनशक्ति का विकास करना, लोगों के अंदर ISL के प्रति जागरूकता उपलब्ध कराना, ये इसका मेन पर्पस था। जो द्विभाषावाद है कि बच्चे मौखिक भाषा के साथ साथ सांकेतिक भाषा के प्रति भी जागरूक हों, तो वो सारे काम, बच्चों को जागरूक करने का काम, व्यक्तियों को जागरूक करने का काम ये जो संस्थान है ISLRTC ये करता है। उसके बाद है भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए अधिक संगठनों और विकलांगता के क्षेत्र में अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना। ये जो आपकी भारतीय सांकेतिक भाषा थी या जो आपका ISLRTC है, ये भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा अन्य दूसरे संगठनों के साथ मिलकर के विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करती है। विश्व के अन्य घटकों में उपयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा से संबंधित जानकारी को एकत्र करना। इसका दूसरा मेन काम होता है कि जो और भी जगह, जैसे और भी देशों में जो कुछ भी साइन लैंग्वेज बोला जा रहा है या साइन लैंग्वेज के बारे में जो कुछ भी खोज हो रहा है, तो उसको, उसके प्रति जो कुछ भी जानकारियां हैं, दूसरे देशों से जानकारियों को ला करके इसमें अपने सांकेतिक भाषा में जोड़ना, यह भी इसका एक काम होता है। मतलब दूसरे देश की दूसरी भाषा की जानकारियों को एकत्र करना। जैसे ASL में अगर कुछ एक्स्ट्रा है, ASL जो कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें अगर उसमें जोड़ी गई हैं, तो वो सारी सूचनाएं एकत्रित करके अगर वो बच्चों के लिए लाभदायक है तो उसको अपने सांकेतिक भाषा में भी स्थान देना, ये सारे काम ये करती है। उसके बाद है भारतीय सांकेतिक भाषा की शब्दावली के निर्माण सहित भारतीय सांकेतिक भाषा के भाषाएं रिकॉर्ड और विश्लेषण बनाना। ISLRTC जो है वही सांकेतिक भाषा की जो पुस्तकें आती हैं, सांकेतिक भाषा की जो पुस्तकें छपती हैं, वो पुस्तकें बनाने का काम, उसमें नए नए शब्दों को जोड़ने का काम, वो जो है ISLRTC संस्थान जो है वही करती है। जैसे साइन लैंग्वेज का द्वितीय संस्करण आया, तृतीय संस्करण आया, अभी तक साइन लैंग्वेज का 3 संस्करण आ चुका है। तो ये जो साइन लैंग्वेज के संस्करण आ रहे हैं, ये लाता कौन है? ये ISLRTC जो संस्थान है वही काम करता है, जो कि इसमें शब्दों को, नए नए शब्दों को, साइन लैंग्वेज के नए नए शब्दों को जोड़ता है। उसके बाद बात कर रहे होंगे NIPID, फुल फॉर्म जरूर याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये जो संस्थान है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है जो बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति हैं, ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए काम ये करती है।
तो इसका हिंदी में नाम देखेंगे तो हिंदी में नाम है बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है। इसका जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है। उसके बाद बात कर रहे होंगे इसके उद्देश्य पे, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। पहला जो आपका उद्देश्य होता है वो है, ये जो संस्थान है ये बौद्धिक अक्षमता के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण में उत्कृष्ट प्रदान करने का प्रयास करती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि बौद्धिक रूप से अक्षम हैं, बौद्धिक अक्षमता जिन भी व्यक्तियों में है, ऐसे व्यक्तियों की क्षमताओं का निर्माण करने में या ऐसे व्यक्तियों को सशक्त बनाने का काम ये करती है। यह संस्थान बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कला, पुनर्वास, हस्तक्षेप की स्थिति तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है। ये जो आपका संस्थान है, ये संस्थान क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि बौद्धिक रूप से अक्षम हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराना, ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों में शामिल करवाना, तो ये सारे काम ये करती है ताकि ये व्यक्ति भी जो कि बौद्धिक रूप से अक्षम हैं, ये भी समाज का एक हिस्सा बन सके, समाज में सशक्त रूप से रह सके। नेक्स्ट इसका काम देखेंगे तो इसका अगला कार्य है कि शैक्षिक, चिकित्सा, व्यावसायिक, रोजगार, अवकाश और सामाजिक गतिविधियां जैसे खेल, संस्कृति कार्यक्रम और पूर्ण भागीदारी, इन उद्देश्यों पर कार्य करता है। इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि ऐसे बच्चे जो कि बौद्धिक रूप से अक्षम हैं, ऐसे बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, ऐसे बच्चों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, ऐसे बच्चों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, ऐसे बच्चों को भी जैसे सामान्य बच्चों को शामिल किया जाता है, वैसे ही समाज की गतिविधियों में या विद्यालय की गतिविधियों में इन बच्चों को भागीदारी, मतलब जैसे सामान्य बच्चों की भागीदारी होती है वैसे ही सेम भागीदारी बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों की भी हो, इसके लिए ये प्रयासरत रहती है। उसके बाद है स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श व सेवाएं प्रदान करना। ऐसे जो कि गैर सरकारी संगठन है, तो ऐसे गैर सरकारी संगठन को जो है ये सेवाएं प्रदान करती है। कोई ऐसा संगठन है या कोई ऐसी संस्था है जो कि गवर्नमेंट की नहीं है, तो ऐसी संस्था अगर विकलांग बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए काम कर रही है तो ऐसी संस्थाओं के लिए भी जो है वो परामर्श देती है, कैसे आप अच्छे से कैसे और नई नई चीज़ों का इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से नई गतिविधियां आप बच्चों के लिए कर सकते हैं जिससे बच्चों को लाभ है। तो ऐसी परामर्श सेवाएं जो है वो गैर सरकारी संगठनों को भी प्रदान करती है ये संस्थान। उसके बाद बात करेंगे NIEPMD, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, बार बार कहा जा रहा है। जो ये 9 राष्ट्रीय संस्थानें हैं इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। एक फुल फॉर्म आपको इस 9 में से जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद है NIEPMD, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। देखिए, हर एक जो आपको दिया गया है इसी में उसका मतलब भी छिपा हुआ है। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप बहुत ही अच्छे से इन सारी जो संस्थाएं हैं इनके बारे में जान पाएंगे। जैसे आपकी ये जो संस्थान है जो कि NIEPMD है, लास्ट में आप देखेंगे PMD लिखा हुआ है। यम का मतलब है मल्टीपल, D फॉर डिसेबिलिटी, लास्ट में जो D है उसका मतलब है डिसेबिलिटी और यम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि एक से अधिक दिव्यांगता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें एक दिव्यांगता के साथ साथ कोई अन्य दिव्यांगता भी संलग्न हो। जैसे कोई बच्चा है जो कि दृष्टिबाधित है, तो उस दृष्टिबाधिता के साथ साथ बच्चे में अगर सुनने की क्षमता भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को ही हम कहते हैं मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड। तो मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब है बहुविकलांग बच्चे जिसमें एक से अधिक दिव्यांगता हो। तो ये जो आपकी संस्थान है NIEPMD, तो ये क्या करती है, बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसके क्या उद्देश्य हैं, हर जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं वो अलग अलग, जैसे NIVH है, अभी आप पढ़ेंगे NIVH के बारे में, या आपने AYJ NISS के बारे में पढ़ा, तो वो सारी संस्थाएं एक पार्टिकुलर किसी एक डिसेबिलिटी को फोकस करके चलती हैं। तो ये जो आपका NIEPMD है, ये संस्थान आपकी बहुविकलांग जो कि ऐसे बच्चे जो कि एक से अधिक दिव्यांगता से संलग्न हैं, ऐसे वाले व्यक्तियों के लिए प्रबंधन, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए संसाधनों का विकास करता है। ये जो संस्थान है तो ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास की सुविधा, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया करवाना,
ऐसे बच्चों के लिए रोजगार और सामाजिक विकास के लिए जो है संसाधनों का विकास ये करती है। ऐसे बच्चों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, तो ये सारे काम ये करती है। उसके बाद बहुविकलांग व्यक्तियों से संबंधित सभी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और संचालित करने। बहुविकलांग व्यक्तियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है, तो वो सारे मतलब बहुविकलांग व्यक्तियों के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देने का काम ये संस्थान करती है। गैर सरकारी संगठनों को ये समर्थन प्रदान करती है। कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो कि बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, तो ऐसे संगठन को ये परामर्श देने का काम भी करती है। उसके बाद है बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध कराना। समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाओं का आयोजन करना। जो समुदाय आधारित पुनर्वास होता है, जिसे आप CBR कहते हैं, तो CBR का आयोजन भी ये संस्थानें करती हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये समुदाय आधारित पुनर्वास हिंदी में कहते हैं। तो जो समुदाय आधारित पुनर्वास होता है मतलब बच्चे के समुदाय के अंदर ही उसके लिए पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी ये संस्थान करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा NIPBD, जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक जो भी आप राष्ट्रीय संस्थान पढ़ेंगे, सभी के सभी राष्ट्रीय संस्थान किसी एक पार्टिकुलर डिसेबिलिटी को लेकर चलते हैं। तो आपका जो NIPBD है, ये जो संस्थान है, ये संस्थान ऐसे बच्चे जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं, जो विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन्स होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये काम करती है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान होती है आपकी NIPBD। स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून, उत्तराखंड में। उद्देश्य पे बात करेंगे। उद्देश्य है इसका दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा और पुनर्वास के विभिन्न स्तरों में विश्वविद्यालय सहित अन्य गैर सरकारी संगठन और अनुसंधान संगठन के सहयोग से अनुसंधान का संचालन। ये जो संस्थान है वो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए काम करती है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, मतलब उनके लिए सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना, और दूसरे गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के क्षेत्र में अनुसंधान करने का काम ये संस्थान करती है। ये संस्थान जो है वो प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन की सेवाएं उपलब्ध कराती है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों का जो प्रारंभिक पहचान होता है और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के मूल्यांकन करने की जो सेवाएं हैं वो ये संस्थान प्रदान करती है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों से संबंधित ब्रेल सामग्री, श्रवण पुस्तकों एवं सहायक यंत्रों का उत्पादन करना। ये जो संस्थान है ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल में छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध कराता है। जो ऑडियो बुक्स होती हैं, वो ऑडियो बुक्स जिसे सुन करके दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो वो ऑडियो बुक जो होती है उसको उपलब्ध कराने का काम। और जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण होते हैं, तो वो सारे सहायक उपकरण दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराने का काम ये संस्थान करती है। गृह आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श एवं निर्देशन एवं ग्रामीण पुनर्वास कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिसे आप कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो समुदाय आधारित जो पुनर्वास है उसका आयोजन करना, जो भी दिव्यांग बच्चों के माता पिता हैं उनको मार्गदर्शन एवं परामर्श देना, जो शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम है या जो आपसे आप गृह आधारित कार्यक्रम कहते हैं, तो जो गृह आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने का काम ये संस्थान करती है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराना। मेन इसमें यही है कि ये जो संस्थान है ये आपकी पूरी तरह से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के ऊपर काम करती है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना, बुक्स उपलब्ध कराना, इन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, ये संस्थान दृष्टिबाधित व्यक्तियों को लेकर चलती है और उन्हीं के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उसके बाद है NILD, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसे आप अस्थि विकलांगता कहते हैं, तो ये जो संस्थान है NILD, ये संस्थान अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान होती है। जो लोकोमोटर डिसेबल पर्सन है ऐसे व्यक्तियों के लिए एक प्रकार की राष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। मुख्यालय इसका है कोलकाता में। उद्देश्य बात करेंगे।
इसका भी वही उद्देश्य होता है कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनके लिए सेवाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए मानव संसाधनों को विकसित करना, उनके लिए पुनर्वास से संबंधित सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन और प्रयोजन करना, जो आर्थोपेडिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास, जैसे सर्जरी हो गया, जो कुछ भी सहायक उपकरण हैं जैसे व्हील चेयर हो गया, ट्राईसाइकिल्स हो गया, मतलब जो भी लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का काम ये संस्थान करती है। उसके बाद है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए सहायक उपकरणों का निर्माण और वितरण करना। फ्री में इन लोगों को जो है वो जो भी उपकरण हैं, जो भी इन लोगों के लिए यूजफुल हैं, वो सारे उपकरण उपलब्ध कराने का काम ये संस्थान करती है। नेक्स्ट है हमारा NIM या 4, जिसे आप कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। ये क्या काम करती है? ये है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। मुख्यालय इसका मध्य प्रदेश में स्टेबल्ड है। मध्य प्रदेश का सीहोर था, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। ये जो संस्थान है यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त संस्थान है। यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाला एक राष्ट्रीय संस्थान है। ये संस्थान जो आपकी है, ये मेंटली ऐसे बच्चे जो कि किसी भी व्यक्ति, जैसे बाकी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको मानसिक तनाव है या मानसिक रूप से जो कुछ भी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की सुविधा चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये संस्थान सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ये एक ऐसी संस्थान है जो कि मानसिक स्वास्थ्य के पुनर्वास के लिए काम करती है। ऐसे व्यक्ति जो कि मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए पुनर्वास के लिए बेहतर मॉडल प्रदान करेगा। ये जो संस्थान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से ग्रस्त है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन हो गया है, तो ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, उस व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये संस्थान काम करती है। मतलब किसी भी प्रकार का मानसिक रोग अगर व्यक्ति में है, तो उस मानसिक रोग से उस व्यक्ति को बाहर निकालने में, उस मानसिक रोग के लिए जो भी पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, वो सारी उपलब्ध कराने में ये संस्थान काम करती है। इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देना, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, प्रशिक्षित पेशेवरों को विकसित करने में शामिल करना, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में अनुसंधान और विकास की नीति निर्माण में संलग्न होना। उसके बाद है PDU-NIPPD, जिसे आप कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ऐसे व्यक्ति जो कि शारीरिक अक्षमता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कि नई दिल्ली में स्टेबल्ड है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक अक्षमता व्यक्ति संस्थान। स्थापना इसकी हुई थी 1976 में हुई थी, और मैंने बता ही दिया कि ये कहाँ है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में जो है ये स्थित है। उद्देश्य क्या है कि अल्पसंख्यक व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करने के उद्देश्य अनुसंधान करना, पहल करना या प्रचार करना। ऐसे व्यक्ति जो कि अल्पसंख्यक हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो ऐसे फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जो भी प्रभावी तकनीक हो सकती है उसको विकसित करने का काम ये संस्थान करती है। अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान या ऐसी अन्य गतिविधियों में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय फोकस के साथ सहयोग करना। ये जो संस्थान है ये क्या करती है कि ऐसे व्यक्तियों को जो कि अल्पसंख्यक हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने का काम करती है और इन व्यक्तियों को समान व्यक्तियों की तरह अन्य गतिविधियों में भी शामिल करने का, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे क्षेत्रीय, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, तो उनमें ये शामिल करने का प्रयास करती है या फिर उनको सहयोग प्रदान करती है। सूचना के प्रसार और जागरूकता
पैदा करने के लिए संस्थान और मंत्रालय की प्रिंटिंग और संस्थानों को पूरा करने के लिए रिपोर्टिंग प्रेस करना। ये जो संस्थान है वे लोगों को जागरूक करने का काम करती है, सूचनाओं को प्रेषित करने का काम करती है। फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी सहायक उपकरण है उनको उपलब्ध कराने का काम ये संस्थान करती है। इसका जो उद्देश्य होता है वो सभी जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हैं, ऐसे लोगों को सेवा करना है या ऐसे लोगों को सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट बात करेंगे NIRTAR, जिसे कहते हैं स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जानेंगे क्या होता है, क्या इसके कार्य हैं। सबसे पहले जानेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। जो इसका जो मुख्यालय है वो है कटक में। मतलब ये जो आपकी संस्थान है NIRTAR, ये जो कहाँ स्थित है, ये स्थित है मुख्यालय कटक उड़ीसा में स्थित है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना। जो आपका एलिम्को है, तो एलिम्को जो भी उत्पादन करती है या जो भी अस्थ विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग का निर्माण करती है, उसके उपयोग को बढ़ावा देना कि लोग जो है इसके उपयोग के प्रति जागरूक हों, इसका उपयोग करके अपने जीवन को सुलभ बनाएं, उसके लिए ये संस्थान काम करती है। शारीरिक रूप से असंतुलित पुनर्वास के क्षेत्र में कोई अन्य कार्य करना। जैसे कोई भी व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास में भी ये काम करती है। उनके लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, पुनर्वास की सुविधा देना, उसके लिए चिकित्सीय सुविधाएं देना, शिक्षा के लिए शिक्षा में जो उनका इन्वॉल्वेशन है उसको बढ़ावा देना, तो ये काम ये करती है। और जो भी अधिकारी हैं जो कि दिव्यांग बच्चों के फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर सरकार को जो है सरकार का सहयोग करना, सरकार को परामर्श देना, ये सारे काम ये करती है। अक्षमता पुनर्वास और संबंधित क्षेत्रों में सूचना का प्रसार करने के लिए इसमें एक अच्छी लाइब्रेरी, सूचना और कानूनी सेवा सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद बात कर रहे होंगे तो ये जो है आपकी संस्थान, ये सरकार को भी परामर्श प्रदान करती है। ये जो संस्थान है ये अगर सरकार को ऐसे जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित हैं, तो ऐसे बच्चों के क्षेत्र में क्या नए काम हो सकता है, उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध कराने का काम या फिर सरकार को सलाह देने का काम ये संस्थान करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके यूनिट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था इस सब यूनिट में वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।